जो वॉइस इज ओके। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है टूरिज्म यानी पर्यटन। तो पर्यटन वाला जो टॉपिक है, कई एग्जाम में तो सिर्फ पर्यटन के नाम से दिया हुआ है, कई जगह पर्यटन सर्किट एवं पर्यटन स्थल। तो अपने को तो कंप्लीट करना है टूरिज्म को। यानी टूरिज्म का जो बेसिक्स है वो टूरिज्म सर्किट है, टूरिज्म जो साइट्स हैं यानी जो पर्यटन स्थल हैं, और टूरिज्म से रिलेवेंट जो स्कीम योजना है, और टूरिज्म से रिलेवेंट जो पॉलिसी या जो आपकी नीतियां जो बनी हुई हैं। तो सारे पार्ट को अपने को कंप्लीट करना है। तो इसमें लगभग इस चैप्टर को हम लगभग 4 से 5 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो एक तो इस चैप्टर का जो पार्ट आपका रहेगा टूरिज्म या पर्यटन टॉपिक में, वो एक जनरल इंट्रोडक्शन या परिचय वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन या परिचय वाला पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपका इंट्रोडक्शन के बाद में पर्यटन जो डेटा हैं या आंकड़े हैं। टूरिज्म में डेटा या आंकड़ों का मीनिंग है कि हमारे यहाँ हर साल का एक जो डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है कि टूरिज्म हमारे यहाँ कितने आए, उसमें स्वदेशी पर्यटक कितने थे, विदेशी पर्यटक कितने थे। तो वो एक निश्चित डेटा होता है, एक फैक्ट होता है जो अपने को याद होना चाहिए। किस समय वो टूरिज्म अधिक आए और किस समय टूरिज्म कम आए, या वो टूरिज्म साइट जहाँ सबसे ज्यादा विजिट किया टूरिस्ट ने, वो साइट राजस्थान में अभी कौन सी है। ऐसी साइट जो न्यूनतम वाली तो हालांकि मेंशन नहीं होती, लेकिन टूरिज्म सर्वाधिक कहाँ पर है उसमें दोनों डेटा होते हैं। फॉरेनर्स के डेटा सबसे ज्यादा कहाँ पे रहे, तो वो तो सामान्य सी बात है, जहाँ आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वहाँ फॉरेन टूरिज्म अधिक होगा। जैसे राजस्थान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक है, सांगानेर। तो इस कारण जो फॉरेन टूरिस्ट है वो सर्वाधिक जयपुर आते हैं। जबकि जो स्वदेशी पर्यटक या जो हम कह सकते हैं डोमेस्टिक जो टूरिज्म है हमारा, वो सर्वाधिक विजिट करता है सीकर। और जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो काउंटिंग या नंबर में ज्यादा होता है, यानी वो संख्या में अधिक होता है। इंडियन ज्योग्राफी वाली जो पीडीएफ है, फिजिकल डिवीजन वाला जो टॉपिक जहां तक आपका चल रहा है, उसके दोपहर की क्लास के बाद में प्रोवाइड करवा दी जाएगी जो इंडियन ज्योग्राफी वाली पीडीएफ। यानी जिन स्टूडेंट का जो इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है उनकी प्रोवाइड हो जाएगी उसमें। तो ये जो टूरिज्म के जो डेटा या आंकड़े हैं, जिसमें दो तीन चीजें, एक तो आने वाले टूरिस्ट का नंबर, कब किस समय अधिक आते हैं यानी वो टाइम पीरियड, और एक मुख्यतः कौन से स्थानों पर अधिक आते हैं। तो ये दोनों तीनों पार्ट है आपके जो टूरिज्म डेटा वाला पार्ट है उसमें कवर करेंगे। टूरिज्म डेटा। अब इस पार्ट का एक सबसे, यानी इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है पर्यटन सर्किट। पर्यटन सर्किट। पर्यटन स्थल, टूरिज्म साइट्स। टूरिज्म साइट्स के बाद में
टूरिज्म पॉलिसीज, पर्यटन नीतियां, और लास्ट में पर्यटन से जुड़े हुए कुछ स्कीम या योजनाएं जो जनरली इकोनॉमिक सर्वे में आपके मेंशन होती हैं, उन स्कीम या योजनाओं को भी हम कवर करेंगे। अब जो टूरिज्म या पर्यटन वाला जो पार्ट है, उसमें इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो टूरिस्ट जनरली जो व्यक्ति खाली होता है और उस दौरान अगर वो घूमने की सोचे, और हालांकि वर्तमान में हम तो ये सोचते हैं कि जो खाली व्यक्ति है घूमने जा रहा है वो टूरिज्म है, तो ऐसे अमेरिका से ऐसा व्यक्ति जो अपना हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए इंडिया में आना चाहता है, तो इसका मीनिंग वो भी एज ए टूरिस्ट है, लेकिन वो मेडिकल टूरिस्ट है। वो हमारा इस प्रकार का टूरिस्ट है जो चिकित्सा सेवाएं लेते हुए भारत घूमना चाहता है। तो वो जब इंडिया आए तो 1-2 दिन हो सकता है वो विजिट करें इंडिया के अंदर किसी साइट को, और उसके बाद में वो अपना इलाज करवा के और 2-4-5 दिन वापस लौट जाए। तो इसका मीनिंग इस प्रकार का जो टूरिज्म है उसको हम मेडिकल टूरिज्म कैटेगरी में काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई से अपने राजस्थान में एक फिल्म यूनिट आई, उसने एक धारावाहिक या एक फिल्म रिकॉर्ड किया अपने यहाँ पर, या कुछ सीन उन्होंने यहाँ से कलेक्ट किए, या कुछ दिन शूटिंग चली, उसके बाद में राजस्थान से चले गए। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो राजस्थान के अंदर घूमने के पर्पज से आए थे, लेकिन उस मूवी के माध्यम से अपने को जो आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके प्रति अपना अट्रैक्शन भी होता है कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर मूवी या फिल्म की जो यूनिट आती है, तो उसके अंदर कोई कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, या फिर उसके जो अदर जो करेक्टर है या जो कलाकार हैं, यानी उसके जो आर्टिस्ट हैं, उनको देखने के लिए अपने अंदर भी जनरली रुचि रहती है कि ये शूटिंग कहाँ चल रही है, कौन कौन उसमें आया है। तो उसी तरीके से हमें वो फिल्म टूरिज्म के रूप में मिला है। कौन सा टूरिज्म? फिल्म टूरिज्म। राजस्थान स्टेट ने इसके लिए पॉलिसी भी बनाई है। तो हम लास्ट में जब नीतियों की बात करेंगे तो कुछ ऐसी पॉलिसीज भी आएंगी जिससे अपने को टूरिज्म के अलग अलग सेक्टर का पता लगेगा। तो गवर्नमेंट को जब स्टार्टिंग में इस सेक्टर से इतनी आमदनी नहीं थी, तो सरकार ने प्रयास किया कि मुख्यतः जो टूरिज्म है उसको इस प्रकार के सेक्टर में लाया जाए जिससे आमदनी हो। तो इसके लिए कमेटी जो मोहम्मद यूनिस कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पे मार्च 1989 के अंदर, मोहम्मद यूनिस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद मार्च 1989 के समय इसको एक इंडस्ट्रीज का दर्जा या उद्योग का दर्जा दिया गया, किसको? टूरिज्म को, या टूरिज्म डिपार्टमेंट को। सर हमारे एग्जाम में जो टूरिज्म है वो आर्ट एंड कल्चर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पढ़ें या फिर कौन से टॉपिक में इसको पढ़ें? देखो टूरिज्म वाला जो टॉपिक है या आर्ट एंड कल्चर में क्यों दिया जाता है उसका रीजन ये है, इसमें अपने एक पॉइंट लिखा था टूरिज्म साइट। ये पर्यटन साइट जो होती हैं ये आपके दोनों तीनों सब्जेक्ट से रिलेवेंट होती हैं, यानी आप जिस जगह घूमने के लिए गए वो साइट कौन सी है। एक बार इस पे बात कर लेते हैं हम टूरिज्म साइट पे। तो टूरिज्म साइट अपनी अलग अलग थीम के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ साइट होती हैं जो हिस्टोरिकल होती हैं, ऐतिहासिक होती हैं, और उन ऐतिहासिक साइट जो हिस्टोरिकल साइट होती हैं, ऐतिहासिक साइट होती हैं, उन हिस्टोरिकल साइट का इंपॉर्टेंस क्या है? कि इसमें इतिहास के कुछ तथ्यों को या फैक्ट को जानने को अपने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आहड़ जो सिविलाइजेशन है या आइड सभ्यता है उस साइट को घूमने के लिए गए, तो हमें उस समय के आहड़ सभ्यता जिस समय की है उस समय के ताम्र युगीन के कुछ अवशेष मिलते हैं, तो उनके बारे में जानकारी अपने को वहां से प्राप्त होती है, कलेक्ट करते हैं। जैसे हम बेराट सिविलाइजेशन को देखते हैं, बेराट सभ्यता को, तो मौर्यकालीन जो सभ्यता है बेराट, तो मौर्यकालीन युग के कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिसमें मुख्यतः जो अपने सम्राट अशोक हैं उनके समय का भी बौद्ध धर्म का एक जहाँ स्तूप लगाया गया जिसपे बुद्ध धम्म और संघ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में अपने को जानकारी मिलेगी। तो इसका मीनिंग वो एक तरीके से
ऐतिहासिक स्थल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अपने सभ्यता स्थल है, तो इन साइट को मुख्यतः वो विजिट करेंगे जो हिस्ट्री से संबंधित है, यानी ये अपनी कौन सी सिविलाइजेशन साइट है, सभ्यता स्थल है। जैसे कुछ साइट है जिनके प्रति अपना अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे बैटल लैंड, युद्ध भूमि। तो युद्ध भूमि जैसे हल्दी घाटी, आप राजसमंद जाते हैं तो आपकी इच्छा होती है हल्दी घाटी के एरिया को देखें, हम दिवेर के एरिया को देखें, हम खमनौर जो बैटल लैंड है उसको देखें, खमनौर युद्ध कहाँ हुआ था उस जगह को देखें। जब आप पूर्वी राजस्थान भरतपुर वगैरह के निकट आते हो तो आपको लगता है जो खानवा साइट है वो कहाँ पर थी उसको देखें। जैसे आप अलवर के नॉर्थ में जाते हो हरियाणा और उस साइड में, तो वहां आते हैं महाभारत युग का जो प्रमुख है युद्ध भूमि, यानी जिसको हम कहते हैं कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र को देखने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार से अपने अलग अलग जो बैटल लैंड या युद्ध भूमिया है उसका भी एज ए हिस्टोरिकल जो टूरिज्म साइट होती है उसके तौर पे उसका महत्व होता है, यानी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में उसका महत्व होता है। तो सिविलाइजेशन या सभ्यता, सभ्यता के साथ में आपका जो पार्ट है सिविलाइजेशन के बाद में युद्ध भूमि, फिर आपकी टूरिज्म साइट रिलेवेंट होती है कल्चर से, संस्कृति से संबंधित, कल्चरल साइट्स। कल्चरल साइट्स यानी सांस्कृतिक स्थल। सांस्कृतिक स्थलों में अपने राजस्थान के कुछ प्रमुख मंदिर हैं। राजस्थान के कुछ टेंपल या मंदिर हैं। इनको ध्यान रखिएगा। राजस्थान के अंदर कुछ फेस्टिवल या मेले आयोजित करवाते हैं। राजस्थान के कुछ प्रमुख पैलेस या महल हैं, यानी जो बिल्डिंग्स या इमारतें बनी हुई हैं। राजस्थान में कुछ जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जैसे मरु महोत्सव है, थार महोत्सव है, जैसे अपने जो थार महोत्सव है, डेजर्ट फेस्टिवल है, कैमल फेस्टिवल है, मारवाड़ महोत्सव है, मेवाड़ महोत्सव है। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो अपने आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आरटीडीसी डिपार्टमेंट ने उनको अपनी कला या संस्कृति को दिखाने के लिए इस प्रकार के फेस्टिवल, जो मुख्यतः मानव निर्मित जो महोत्सव कह सकते हैं हम, क्योंकि वो हमारी सभ्यताओं का पार्ट नहीं है, वो आरटीडीसी डिपार्टमेंट ने इसलिए स्टार्ट किए हैं ताकि राजस्थान के अंदर टूरिज्म को और अधिक बढ़ाया जा सके। तो और अधिक बढ़ाने के लिए जो आरटीडीसी डिपार्टमेंट के द्वारा जो टूरिज्म है वो अपने मुख्यतः सांस्कृतिक महोत्सव, जो कल्चरल एक्टिविटीज है उसमें काउंट किए जाते हैं। एक कुछ अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं जो मुख्यतः मेले के रूप में, फेयर के रूप में होते हैं। तो इस तरीके से ये वाले जो पार्ट हैं ये आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी है। तो इस कारण ये जो टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर में दिया गया है, तो आर्ट एंड कल्चर में मुख्यतः जो हिस्टोरिकल साइट और जो कल्चरल साइट है उनको लेके दिया हुआ है। बाकी इसको ज्योग्राफी में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि टूरिज्म में एक साइट आपकी ज्योग्राफिकल साइट भी होती है। ज्योग्राफिकल साइट्स की अगर हम बात करें, जैसे कोई हिल स्टेशन या पहाड़ी क्षेत्र हो गया जो कि राजस्थान में माउंट आबू है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिवर वगैरह उसकी साइट हो गई, जैसे चंबल का रिवर फ्रंट है कोटा, तो वो अपने आप में टूरिज्म साइट है। रिवर के पानी को कहाँ रोका जाता है, लेक के अंदर, झील के अंदर, तो झील वाली साइट है वो अपने लिए टूरिज्म साइट। लेक और रिवर्स वाले जो एरिया होते हैं वहां पे वेजिटेशन अधिक होती है, वाइल्ड लाइफ अधिक होता है, तो अपने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ज्योग्राफिकल साइट का हिस्सा माना जाता है। तो ऐसी बहुत सारी साइट है जो ज्योग्राफिकल साइट। आप ये सोच के देखिए कि लास्ट टाइम आप किस जगह गए थे, वो जगह या तो आपके हिस्टोरिकल होगी या कल्चरल साइट होगी या ज्योग्राफिकल साइट होगी। एक बार जनरली मैंने ये ऑफलाइन क्लास में पूछ लिया बच्चों को, मैंने कहा लास्ट टाइम आप कहाँ गए थे, तो एक बच्चे का उत्तर था सर विधानसभा। तो एक बार तो सुन के मेरे को भी लगा कि ये कौन सी साइट, विधानसभा को किस में काउंट करें। तो विधानसभा जहाँ राजनीतिक बातें होती हैं, अपनी राजस्थान की राजनीति या प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने की बातें होती हैं, तो वो विधानसभा जहाँ है वो भी अपनी एक साइट है जो कि अपने आप में ज्योग्राफिकल साइट।
जैसे अपन बात करें कि राजस्थान में विधानसभा, तो उसके लिए अपने को एक साइट को विजिट करना पड़ेगा, जयपुर के लालकोठी एरिया को। तो इसका मीनिंग वो भी एक टूरिज्म साइट यानी एक लोकेशन है। तो वो एक जगह है, तो जगह या उस स्थान को विजिट करना अपने आप में ज्योग्राफिकल साइट। या ज्योग्राफी की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे इकोनॉमी ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, जैसे कल्चरल ज्योग्राफी है, सांस्कृतिक भूगोल है। तो वो आप ज्योग्राफी की आप पॉलिटिकल ब्रांच से मान सकते हो, यानी भूगोल की राजनीतिक शाखा से। ज्योग्राफी में मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर में भी आप सेम वही पढ़ोगे, ज्योग्राफी में लगभग वही है। डेटाज, ज्योग्राफी में डेटाज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, टूरिज्म सर्किट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जबकि आर्ट एंड कल्चर में टॉपिक करवाया जाता है मुख्यतः साइट्स को लेके, और मुख्यतः फेस्ट जो टूरिज्म संबंधित जो फेस्टिवल है वो कौन कौन से हैं। तो अपने यहाँ ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है आर्ट एंड कल्चर वाला पॉइंट छूटेगा। इसमें ज्योग्राफी के अंदर आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है वो भी काउंट करेंगे। हालांकि जो साइट के रूप में उनको, क्योंकि वो अपने आप में चैप्टर है, इनको कवर करवाना इस चैप्टर में पॉसिबल नहीं है। जैसे टेम्पल या मंदिर, तो मंदिर राजस्थान में टूरिज्म साइट है, तो मंदिर को कहाँ पढ़ाया जाएगा आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मेले हैं, तो मेले आपके राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर में एक टॉपिक है अलग से। तो इसका मीनिंग यहाँ वो टॉपिक नहीं करवाया जाएगा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनको बताया जाएगा, जो आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट नहीं है, जो आरटीडीसी डिपार्टमेंट आयोजित करते हैं उनके बारे में यहाँ बताएंगे आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट महल है, फोर्ट या दुर्ग है, तो फोर्ट और दुर्ग आर्ट एंड कल्चर में अलग से टॉपिक है आपके। तो इसका मीनिंग है यहाँ जो एक एक कीवर्ड हमने लिख रखा है, ये कीवर्ड वास्तव में कोई जगह नहीं है, ये अपने आप में एक चैप्टर चलता है आपका। अब जैसे ज्योग्राफी में हमने लिखा हिल स्टेशन, या राजस्थान की प्रमुख हिल्स या पहाड़ियां टूरिज्म साइट है, जैसे माछला मगरा हुआ, सुन्ना माता हुआ जहाँ राजस्थान का पहला रोपवे है, या राजस्थान में माउंट आबू है। तो ये हिल वाली साइट है, ये राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है। या फिर कोई नदी वाली साइट है, जैसे बनास की साइड बिसलपुर, चंबल का रिवर फ्रंट, चंबल का हैंगिंग ब्रिज, तो वहां पे टूरिस्ट घूमना पसंद करता है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है ना कि ये चैप्टर आपको वापस से करवाए जाएंगे, ऑलरेडी अपने नदियों में मेंशन है। जहां आपको रिवर करवाई थी वहां रिवर फ्रंट भी है अपना, जहां बनास करवाई थी वहां बिसलपुर भी मौजूद है, जहां माही करवाई थी वहां माही बजाज सागर भी है। तो इसका मीनिंग इसमें जो अपने पॉइंट्स थे, ये जो पॉइंट्स अपने यहाँ लिखे हैं, ये पॉइंट्स अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में चैप्टर हैं ये। जैसे यहाँ रिवर लिख दिया, तो रिवर वहां अपने कितने दिन में पढ़ा था, ये अपने आप में एक चैप्टर है। जैसे यहाँ लेक पढ़ा है, यहाँ लेक लिखा है अपन ने, तो लेक भी अपने एक चैप्टर के रूप में कवर किया था, खारे पानी और मीठे पानी के रूप में। फिर नीचे लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में एक टॉपिक था अपने लिए। तो इसका मीनिंग ये सिर्फ अपने को समझ रहे हैं कि ये वाले पॉइंट है किस प्रकार के टूरिज्म का पार्ट। जैसे इतिहास वाली साइट है वो ऐतिहासिक स्थल है टूरिज्म में, जो कल्चर वाली साइट है वो कल्चरल साइट है, और जो ज्योग्राफी वाली है वो ज्योग्राफिकल साइट में काउंट होती है। तो अपना जो पहले सबसे पहले टूरिज्म ये साइट इनके बारे में आपको बताया, हालांकि इसको आगे पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूरिज्म जो इंट्रोडक्शन या परिचय है उसको लेकर। तो टूरिज्म जो इंट्रोडक्शन है इसमें जो कमेटी या समिति है जिसके रिकमेंडेशन पे हमने इसको पर्यटन को इंडस्ट्री या उद्योग में शामिल किया, वो आती है मोहम्मद यूनिस कमेटी।
मोहम्मद यूनिस समिति के रिकमेंडेशन पे मार्च 1989 मार्च 1989 को इंडस्ट्री या उद्योग का स्टेटस दिया गया या उद्योग का दर्जा दिया गया। तो ये इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इंडस्ट्रीज वाला या उद्योग वाला, कि इसको इंडस्ट्री या उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो इंडस्ट्री या उद्योग का दर्जा दिया गया था मार्च 1989, मार्च 1989 के अंदर। मुख्यतः इसमें जो कमेटी या समिति थी मोहम्मद यूनिस कमेटी, तो मोहम्मद यूनिस कमेटी इसकी रिकमेंडेशन पे दिया। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे दिया गया। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज गिवन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री रिकमेंडेशन ऑन मोहम्मद यूनिस कमेटी मार्च 1989। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद यूनिस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर या इस पर आधारित इस इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1989 को। तो इसमें पूछने लायक दो ही फैक्ट हैं जो पहले एग्जाम में पूछा गया है, कि एक तो पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा कब मिला हुआ है 1989 में, और एक किस समिति के रिकमेंडेशन पे मिला हुआ है। तो ये रिकमेंड किया था मोहम्मद यूनिस कमेटी। उसके बाद में जो टूरिज्म है ये वास्तव में है क्या, तो ये लोगों का आना जाना है। तो वास्तव में ये पीपल इंडस्ट्री है, जन उद्योग है। तो राजस्थान ने ये जो स्टेटस है जन उद्योग वो दिया इसको 2004-5 में। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में, और जन उद्योग का दर्जा यानी पीपल इंडस्ट्री में कब काउंट किया गया, 2004-5 के अंदर, 2004-5 के अंदर। तो इसमें टूरिज्म या पर्यटन है, उसमें पीपल इंडस्ट्री यानी जन उद्योग। तो पीपल इंडस्ट्री स्टेटस गिवन ऑन 2004-5, जन उद्योग का जो दर्जा है वो कब दिया गया, 2004-5 के अंदर। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा कि जन उद्योग या पीपल इंडस्ट्री कब से है, 2004-5। ये कुछ फैक्ट हैं इस टॉपिक के स्टार्टिंग के जो आपको ध्यान रखना है। पर्यटन संभाग, पर्यटन संभाग, टूरिज्म डिवीजन के रूप में, पर्यटन संभाग के रूप में। जैसे पॉलिटिकल डिवीजन अपने राजस्थान में 4 हैं जिनको हम ज्योग्राफिकल डिवीजन भी मानते हैं, लेकिन पर्यटन संभागों की संख्या 4 मानी जाती है, जिसमें राजस्थान ये नॉर्थ से लेके ईस्ट वाले डिवीजन काउंट नहीं है। नॉर्थ से ईस्ट वाले 3 काउंट नहीं है। तो इसका मीनिंग नॉर्थ से ईस्ट में हमें किसको छोड़ना है। तो राजस्थान का नॉर्थ डिवीजन या संभाग है बीकानेर। फिर ईस्ट में जाते हुए बीच में आता है जयपुर, और जयपुर के ईस्ट में आता है भरतपुर। तो ये जो 3 टूरिज्म साइट है या जो डिविजन्स है, बीकानेर, देन उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में भरतपुर। तो ये 3 इसमें शामिल नहीं रहेंगे, 3 इसमें शामिल नहीं है। बाकी इसके अलावा जो बचे इसमें जोधपुर, इसमें ये जो बचा है अजमेर, यहाँ जो इसमें है उदयपुर, इसमें ये जो पॉइंट है ये कोटा।
ये टूरिज्म डिविजन्स हैं, और टूरिज्म डिविजन्स में राजस्थान में कितने हैं? टोटल 4, जिसमें राजस्थान के अंदर जोधपुर डिवीजन, अजमेर डिवीजन, उदयपुर डिवीजन और कोटा डिवीजन। बाकी इन 3 को काउंट नहीं किया गया। इन 3 को काउंट करेंगे तो राजस्थान के टोटल डिवीजन हो जाएंगे 7। तो राजस्थान में संभाग कितने हैं? तो आंसर रहता है 7। राजस्थान में टूरिज्म सर्किट कितने हैं? पर्यटन संभाग कितने हैं? तो आंसर कितना रहेगा? 4। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट वाले जो 3 डिवीजन, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर को, उसके अलावा जो 4 डिवीजन बचे हुए हैं उनको काउंट करना है। जैसे इधर से जोधपुर से अजमेर और इधर उदयपुर से कोटा। थैंक यू। तो अभी जो 2-3 फैक्ट हमने कवर किए हैं, एक तो जो टूरिज्म है, टूरिज्म है इंडस्ट्री या उद्योग कब से है? तो 1989। इसमें किस समिति की सिफारिश पर, यानी किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? तो समिति इसमें आपको याद रखनी है, मोहम्मद मोहम्मद यूनिस समिति। मोहम्मद यूनिस समिति। इसके बाद में जो उद्योग 1989 है, उसके बाद में जन उद्योग के रूप में कब? 2004-5 के अंदर, 2004 से और 5, इस दौरान ये जन उद्योग के रूप में। जन उद्योग के बाद में अगर हम बात करें तो टूरिज्म या पर्यटन, ये जन उद्योग के बाद में इसमें जो संभाग या डिवीजन है जिसके ऊपर अभी फैक्चुअली अपने बात की है कि पर्यटन संभाग कितने हैं? 4। तो पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, उसके ईस्ट में आता है अजमेर। दक्षिणी राजस्थान की तरफ उदयपुर, इसके ईस्ट में आता है कोटा। तो इस तरीके से अपने टोटल डिवीजन कितने हैं? तो अपने संभाग हैं 4, राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को छोड़कर। राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को छोड़कर टोटल डिवीजन या संभाग कितने हैं? 4। इसके बाद में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसके साइट पर कुछ डेटा आपको देखने को मिलेंगे। जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसमें एक तो सिंबॉलिक एनिमल यानी प्रतीकात्मक पशु किसको बनाया गया है? प्रतीकात्मक पशु यानी सिंबॉलिक एनिमल, सिंबॉलिक एनिमल कैमल। यानी ऊंट को प्रतीकात्मक पशु के बाद में, सिंबॉलिक एनिमल ऊंट के बाद में, इसमें जो स्लोगन माना गया है, वो स्लोगन क्या रहेगा? तो स्लोगन है इसमें, पधारो मारे, पधारो मारे देश। स्लोगन पधारो मारे देश। स्लोगन के बाद में आजकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक टैग लाइन, यानी जो स्लोगन है जो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट का इस तरीके से है,
जो लोगो दिखता है उसके बीच में इस तरीके से कैमल, यहाँ कैमल का एक पिक्चर या फोटो है जिसपे दो टूरिस्ट सवार दिखाए गए हैं, यानी उस पर राइडिंग करते हुए दिखाए जाते हैं कैमल के ऊपर। और उसके ऊपर एक स्लोगन लाइन लिखी हुई है, पधारो हमारे देश। हालांकि मारवाड़ी में पधारने का मीनिंग दोनों तरफ होता है, किसी को बुलाना है तो पधारना, किसी को भेजना है तो पधारो सा। लेकिन हम इनवाइट कर रहे हैं, इससे ये पता लगता है पधारो हमारे देश, यानी हम अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में या अपने रीजन में उसको इनवाइट कर रहे हैं। तो इस लाइन वो लाइन है, पधारो हमारे देश। बीच में 2013 से 18 के बीच में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा इस लाइन को एक बार चेंज कर दिया गया था, जाने क्या दिख जाए। तो जाने क्या दिख जाएगा जो मीनिंग था वो था, राजस्थान में डाइवर्सिटी अलग अलग है, काफी ज्यादा विविधता है। कल्चरल डाइवर्सिटी आप मेवाड़ में चले जाइए अलग है, पहनावा, खाना, जो मुख्यतः अदर जो कल्चरल एक्टिविटीज है उनकी बोलियां, पश्चिमी राजस्थान में आपको अलग मिलेगी, शेखावाटी में आपको अलग, राजस्थान के पूर्वी भाग में अलग, राजस्थान के मध्यवर्ती क्षेत्र में अलग। तो इसका मीनिंग है कि ये हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को दर्शाती है लाइन, जाने क्या दिख जाए। यानी हमारे कहते हैं ना कि जो एक मारवाड़ी में कहावत आती है, हालांकि वो बिल्कुल सही है या नहीं है वो तो मुझे ध्यान नहीं है, कि जो अपने को, कोस या दो कोस के बारे में आता है ना, कोस कोस पे बदले पानी, दो कोस पे बदले वाणी। तो पानी का मीनिंग हमारे जो कल्चर संस्कृति है उसका बदलना, वाणी यानी हमारी भाषाओं का बदलना। तो ये लाइन आती है प्रॉपर, तो इसमें क्या है ये ध्यान नहीं है, लेकिन ये कल्चर को इंडिकेट करती है कि राजस्थान में जो कल्चर है वो अपने आप में एक ऐसा सिग्निफिकेंट या एक विशेष कल्चर है जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलता है। इस कारण बीच में इसकी लाइन चेंज की थी, जाने क्या दिख जाए, लेकिन वो स्लोगन लाइन अब वापस क्या हो गई है, स्लोगन लाइन है पधारो हमारे देश। और देश में ये जो जनरली हिंदी में जो देश लिखते हैं ये वाला, ये नहीं होके ये जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना देश से वाला, इसमें ये लिखा जाता है पधारो हमारे देश। फिर इसके नीचे गवर्नमेंट ने एक टैग किया है, ये टैग हमने इंडिया वाला जो टूरिज्म डिपार्टमेंट से कॉपी किया है। जो इंडिया का पर्यटन जो डिपार्टमेंट या पर्यटन विभाग है उसके अंदर लिखा रहता है इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। तो हमने देखा कि अतुल्य भारत है तो उसका अतुल्य राज्य राजस्थान है। तो हमने उसमें अपने वाले टैग में, यानी जो ऊपर स्लोगन लाइन लिखी हुई थी उसके नीचे हमने एक टैग लाइन बनाई, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो हमने इंडिया वाला पढ़ा था इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। तो हमने देखा कि अतुल्य भारत है तो उसका अतुल्य राज्य कौन रहेगा, राजस्थान रहेगा। इसमें था राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में, यानी कुछ फैक्ट है, जो कुछ अगर अपडेट पूछा जाता है टूरिज्म साइट, जो कि आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अजनस बोर्ड भी पूछ रहे हैं, जो आपकी गवर्नमेंट साइट है उनसे क्वेश्चन निकाल दें, अगर उनसे अगर क्वेश्चन निकाले जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो पर्यटन का जो है लोगो है, सॉरी, जो प्रतीकात्मक चिन्ह सिंबॉलिक एनिमल है वो क्या है। तो प्रतीकात्मक चिन्ह या जो पशु है वो इसमें कैमल है। जो स्लोगन लाइन है वो उसके अंदर लिखी हुई है पधारो हमारे देश, और उसके नीचे जो टैग किया हुआ है राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो ये वाला जो चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट है इंट्रोडक्शन वाला वो अपना कंप्लीट हो गया है। टूरिज्म इंट्रोडक्शन वाले में
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये उद्योग के रूप में कब आया? 1989। किस रिकमेंडेशन के आधार पे या किस सिफारिश के आधार पे? तो मोहम्मद यूनिस कमेटी। जन उद्योग में कब शामिल हुआ? 2004 और 5 के अंदर। राजस्थानी पर्यटन डिवीजन या संभाग कितने हैं? 4। राजस्थानी नॉर्थ ईस्ट वाले 3 को छोड़कर, जिसमें बीकानेर, जयपुर, भरतपुर को शामिल नहीं करना है। जोधपुर, अजमेर शामिल है, उदयपुर और कोटा शामिल है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है जो हम कवर करेंगे इसमें, टूरिज्म के जो डेटा या आंकड़े हैं उसके पार्ट को। टूरिज्म के जो डेटा या आंकड़े हैं उस वाले पार्ट को। टेस्ट वाले देखो, ऐप में कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ रही थी अपलोड वाला, तो जिस जिस कोर्स में अभी नहीं हो रहे थे, अब नेक्स्ट वीक से आपके उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है मिड वीक में भी हम अनाउंस कर दें जब भी स्टार्ट होंगे, क्योंकि उसका जिस पोर्शन के अंदर थोड़ा सा जो टेक्निकल मिस्टेक आ रही है वो 1-2 दिन में रिजोल्व हो जाएगी, उसके बाद में उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही होगी आपको बता दूंगा मैं। पर्यटन के जो आंकड़े हैं उसमें एक तो है पर्यटन आगमन, या कह सकते हैं मीनिंग वही है कि कुल लिख दो चाहिए इससे पहले, टोटल टूरिज्म। टोटल टूरिज्म अराइवल जो कुल पर्यटन आगमन है, तो टोटल टूरिज्म अराइवल जो है उसके अंदर एक डेटा है अपने 2023-24 का, 2023-24 का। 2023-24 के अंदर एक तो है डोमेस्टिक टूरिज्म, यानी जो स्वदेशी पर्यटक है, और एक दूसरा डेटा है जो विदेशी पर्यटकों का। फॉरेन टूरिस्ट का। तो जो डोमेस्टिक वाला है, डोमेस्टिक या स्वदेशी पर्यटक, तो 2023-24 का जो टोटल टूरिज्म था वो था आपका 1807 लाख। इसका मीनिंग है अप्रोक्सीमेट करोड़ के अंदर इसको देखें तो 1807 में दो संख्या से पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो लगभग 18 करोड़ के आसपास। तो 18,07,000 जो टूरिस्ट है वो हमारे 2023-24 के अंदर विजिट किया, और उसमें से लगभग 1790 लाख यानी 17.90 करोड़ ये हमारा स्वदेशी था, और विदेशी पर्यटक मात्र 17 लाख, यानी 1807 लाख जो था उसमें लगभग 1790 था अपना डोमेस्टिक, यानी जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो। उसके बाद में जो बाहरी यानी फॉरेनर्स जो हैं, तो फॉरेन टूरिस्ट हमें जो मिला है वो केवल 17 लाख। तो 1790 में 17 जोड़ोगे, 1790 में 17 जोड़ोगे तो 1807। अब ये डेटा अगर हम लास्ट ईयर के टूरिज्म में देखें 2024 और 25 के अंदर, जैसे अभी डेटा आपके 2025 के लास्ट तक के आ जाएंगे जो आएंगे अभी फरवरी के अंदर, तो उन डेटा को हम नाम देंगे 2025 से और 26 तक के डेटा। तो वो 26 का टूरिज्म नहीं है, वो मोस्टली 25 का टूरिज्म है। जैसे भी 2023-24 इसका मीनिंग वो 23 का टूरिज्म है जिसके डेटा 24 के अंदर जारी हुए। अब जो हम लिख रहे हैं 2024-25, तो वो टूरिज्म है 24 का जो हमने 25 में लिखा।
अभी जो 25 का टूरिज्म कितना आया ये लिखेंगे अब हम 26 के अंदर, यानी जो नेक्स्ट मंथ है आपका फेब, तो फरवरी में ये डेटा लगभग आ जाते हैं। न्यूज़पेपर में भी वैसे आजकल आप पढ़ रहे होंगे कि लास्ट ईयर की तुलना में, यानी 2024-25 की तुलना में राजस्थान में इस बार टूरिज्म के अंदर गिरावट आई है। लेकिन उसके जो ऑफिशियली और ऑथेंटिक जो डेटा है वो अपने इकोनॉमिक सर्वे में जारी होते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे में उसमें क्या क्या मेंशन किया जाएगा उसको कवर करें। तो इसमें 2024-25 जो टोटल टूरिज्म है, टोटल टूरिज्म है ये रहा लगभग 2321 लाख के आसपास। ये आगे पॉइंट्स में डेटा याद करें तो 2321 काफी है वैसे, 2321.56 लाख। अब इसमें टूरिज्म दो तरीके के, एक तो स्वदेशी और एक विदेशी। तो जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, जो स्वदेशी पर्यटक हैं, तो वहां 1790 थे, और इन 2321 में से लगभग 2300 लाख, 2300.84 करोड़ में देखें तो दो संख्या से पहले और डेटा लगा पॉइंट लगा दीजिए, 23 करोड़। तो 2300 लाख यानी 23 करोड़ जो पर्यटन है वो हमारा स्वदेशी रहा राजस्थान में 2024 और 25 के अंदर। जबकि विदेशी पर्यटक हैं वो कुछ लाखों के अंदर ही रहे हैं इसमें, यानी लगभग ये 21 लाख वाला डेटा है, ये इसमें विदेशी पर्यटक। फॉरेन टूरिस्ट वाला 20.72 लाख। जबकि लास्ट ईयर इस यहाँ पे डेटा था आपका लगभग 17 लाख के आसपास, जबकि स्वदेशी पर्यटक था 1790, और इस साल बढ़ के ये हो गया लगभग 2300, और ये हो गया लगभग 21 लाख के आसपास, यानी 20.72। तो पहले की तुलना में जो टूरिज्म है, जो यहाँ 1790 था वो 2300 हो गया, तो इसका मीनिंग टूरिज्म इंक्रीज हुआ। टूरिज्म इंक्रीज परसेंटेज कितना रहा, तो स्वदेशी पर्यटक कितना बढ़ा, लगभग 28%, या फिक्स डेटा बोले तो 28.5, 28.5%। जबकि जो स्वदेशी पर्यटक यानी सॉरी विदेशी पर्यटक जो है उसमें बढ़ोतरी लगभग 21.88, इसका मीनिंग अप्रोक्सीमेट 22% के आसपास बढ़ा है। तो स्वदेशी में बढ़ोतरी हुई है 28%, और जो फॉरेन टूरिस्ट है वो लगभग 22 यानी 21.88% की ग्रोथ हुई है। तो एक तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं कि राजस्थान में कितना टूरिस्ट है जो आता है वर्तमान में, तो 2321 यानी 2321 या 23.21 करोड़, या तो लाख में याद रख लो, या फिर अपने को पता है कि 100 लाख में 1 करोड़ होता है, तो 2321 में दो संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो लगभग 23 करोड़ के आसपास जो पर्यटन है वो अभी राजस्थान में है। तो इसमें लगभग 23 लाख तो है अपना स्वदेशी, और बचा हुआ ऊपर 20 से 21 लाख, यानी जो हम बोलते हैं 2321 लाख, तो ऊपर वाला जो लगभग 21 लाख बचा है यानी 20.72, 20.72 लाख है, वो मुख्यतः फॉरेन टूरिस्ट के रूप में है।
तो पर्यटन आगमन में टूरिज्म का जो डेटा है, पर्यटन आगमन, समय क्या है, तो समय एक तो सर्वाधिक टूरिज्म किस समय आते हैं, सर्वाधिक वाला टाइम आपको देखना है। एक पर्यटन सबसे कम किस समय आते हैं, तो एक न्यूनतम वाला डेटा इसमें देखना है। सर्वाधिक वाला तो आप लगभग अनुमान लगा लेंगे जिस समय बच्चों की छुट्टियां लंबे टाइम तक हों। भाई एक तो पहली कंडीशन गर्मी नहीं होनी चाहिए राजस्थान में, क्योंकि छुट्टियां तो गर्मियों में भी होती हैं लेकिन उस समय टूरिज्म काफी कम होता है। तो फिर बाद में स्कूल्स अपनी लगना स्टार्ट होती हैं और दीपावली के पास से लेकर और दिसंबर तक बीच में अपनी कई बार छुट्टियां आती हैं। जैसे दीपावली की छुट्टियां हैं लगभग 10-12 दिन के जो हॉलीडे हैं। फिर जो दिसंबर के आसपास में, दिसंबर का लास्ट वीक जो विंटर वेकेशन के नाम से अपने को मिलता है, शीतकालीन अवकाश, तो इस समय लगभग पूरे विश्व में छुट्टियां रहती है दिसंबर के लास्ट वीक में। क्योंकि एक तो क्रिसमस आता है जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, ईसाई धर्म, इंडिया का नहीं, इंडिया का सबसे बड़ी कम्युनिटी है हिंदू, जबकि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, ईसाई धर्म। तो उस समय फेस्टिवल्स अधिक होते हैं इसका दिसंबर के लास्ट में। तो इसका मीनिंग है हम देखें तो राजस्थान के अंदर जो छुट्टी पड़ने के बाद, यानी जो दीपावली की छुट्टियों के आसपास और दिसंबर के पास में टूरिज्म काफी अधिक होता है। तो हमारे यहाँ टूरिज्म अधिक होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 माही के अंदर। टूरिज्म के डेटा ज्यादातर 3-3 महीनों के ग्रुप में जारी होते हैं। तो इस कारण कहेंगे ये जो 3 माह है, साल के अंतिम वाले 3, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, वो टूरिज्म सबसे अधिक रहता है। चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, सबसे कम किस समय रहता है। तो आप सोचिए राजस्थान में हाईएस्ट टेम्परेचर जिस समय घूमने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है तो वो मार्च, अप्रैल और जो सॉरी मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने होते हैं जिस समय टेम्परेचर हाईएस्ट होते हैं। जून में तो टेम्परेचर बिल्कुल हाईएस्ट पीक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। इस कारण लोअर प्रेशर जनरेट होता है, निम्न वायुदाब, और वायुदाब निम्न होने का फायदा मानसून एक्टिव होता है। तो सर्वाधिक चाहे स्वदेशी पर्यटक हो, डोमेस्टिक हो, चाहे फॉरेनर्स हो, दोनों का जो टाइम पीरियड है मैक्सिमम आने का या अधिक आने का। स्वदेशी या डोमेस्टिक, दूसरा है फॉरेन, विदेशी पर्यटक। तो जो सर्वाधिक है, जो समय है इसका टूरिज्म टाइम पीरियड जो है वो डोमेस्टिक का, स्वदेशी का, सर्वाधिक वाला टाइम पीरियड है अक्टूबर से दिसंबर। विदेशी में भी सर्वाधिक यही है, अक्टूबर से और दिसंबर तक, अक्टूबर से और दिसंबर। जबकि न्यूनतम किस समय आते हैं, तो मार्च के बाद वाले जो 3 महीने, अप्रैल से लेके अप्रैल, मई और जून। अप्रैल से लेके जून तक। टूरिज्म टाइम के बाद पर्यटन समय के बाद में जो पर्यटन स्थल हैं, जो टूरिज्म साइट है, वहां सर्वाधिक आगमन किस साइट पे होता है, तो पर्यटन स्थल, अराइवल साइट सबसे ज्यादा।
तो अपना जो स्वदेशी पर्यटक है वो क्या है, थोड़ा धार्मिक प्रकार का है। राजस्थान के अंदर स्वदेशी पर्यटक का पहले आगमन जनरली अजमेर में अधिक था, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी की साइट पुष्कर और मुस्लिम कम्युनिटी की साइट ख्वाजा साहब दरगाह अजमेर, दोनों प्रमुख साइट अजमेर में होने के कारण अजमेर का टूरिज्म अधिक था। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं आजकल जो इम्पोर्टेंस है, एक तो सीकर की साइट पे, यानी सीकर स्थान है, वहां पे एक प्रमुख स्थान आता है, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, तो खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी के कारण सीकर का जो टूरिज्म है वो बढ़ चुका है। इस कारण अब स्वदेशी पर्यटक में सबसे आगे अजमेर को डिफेक्ट या पीछे छोड़ते हुए कौन आगे निकल गया है, सीकर। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है, सीकर का जो टूरिज्म है ये अधिक। इसके बाद में चित्तौड़गढ़, सांवलिया सेठ, जो सांवरिया सेठ बोलते हैं, चित्तौड़गढ़, और उसके बाद में अजमेर। तो कोई टाइम था कि अजमेर सबसे आगे था, अब अजमेर टॉप में नंबर 3 पे है। तो सीकर चित्तौड़ आगे हैं, क्योंकि स्वदेशी पर्यटक ज्यादातर धार्मिक प्रकार का है, जबकि विदेशी पर्यटक वहां अधिक होगा जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो राजस्थान में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक ही है, जयपुर। जयपुर के बाद में टूरिस्ट उदयपुर की ओर अधिक जाता है, क्योंकि वहां पे भी डबोक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन उदयपुर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में बेटर है। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान जोधपुर, जहाँ घरेलू अपना एयरपोर्ट आता है। राजस्थान के जो प्रमुख एयरपोर्ट हैं उसमें से एक जोधपुर या रातानाडा एयरपोर्ट भी है, जबकि राजस्थान में बात करें सबसे पहला एयरपोर्ट तो वो जोधपुर एयरपोर्ट ही है। जबकि इंटरनेशनल बनने वाला पहला सांगानेर, पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान में सांगानेर, जबकि राजस्थान में सबसे पहले एयरपोर्ट की शुरुआत जोधपुर से हुई है, जहां बाद में महाराजा यानी 1924 में स्टार्ट हुई। 1929 के अंदर 1929 में जो महाराजा उमेद सिंह जी के द्वारा यहाँ पे एक फ्लाइंग क्लब भी बनाया गया। तो राजस्थान में पहली बार फ्लाइंग क्लब कब बना, 1929, 1929 के अंदर। जबकि एयरपोर्ट फर्स्ट कब बना और कौन सा बना, तो जोधपुर बना 1924। तो 1924 में ये एज ए एयरपोर्ट बनाया गया, और 1929 में महाराजा उमेद सिंह जी द्वारा जोधपुर के अंदर फ्लाइंग क्लब की स्थापना की गई। सर लेब असिस्टेंट में मेरी जो डीओबी है, क्या वो एलिजिबल रहेगी? 2 फेब 2008 है, और मैं 2 फरवरी 2026 को, देखो इसमें जो नेक्स्ट ईयर की डेट मांगी जाएगी, जब भी जैसे बीच में आपका नोटिफिकेशन अभी आया था लेकिन बाद में वापस उसको हटा लिया गया वेबसाइट से, तो उसमें 1 जनवरी 2027 तक आपकी 18 साल जो उम्र है वो पूरी होनी चाहिए। तो अब 18 साल के 2026 में ही हो रहे हैं, 2 फरवरी को। तो 1 जनवरी 2027 तक 18 से ऊपर ही हैं आप। तो इसमें ये डेटा भी आपको ध्यान रखने चाहिए, जो अराइवल डेटा है टूरिज्म, जो अराइवल टूरिज्म साइट में जो अराइवल डेटाज, आगमन वाले जो डेटा है, अराइवल जो डेटाज हैं उसमें स्वदेशी, दूसरी तरफ क्या रहेगा, विदेशी। तो स्वदेशी में सीकर चित्तौड़ अजमेर वाला पार्ट, विदेशी में है जयपुर, उदयपुर एंड जोधपुर। जयपुर, उदयपुर एंड जोधपुर। अब जो पर्यटन स्थल हैं, इन पर्यटन स्थल के डेटा के बाद में जो इंपोर्टेंट आता है टूरिज्म जो सर्किट है, यानी जो पर्यटन परिपथ है,
वो कौन कौन से हैं। तो ये जो आपका आंकड़े या डेटा वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो गया है। तो उसमें एक तो मेन याद रखना, जो लेटेस्ट डेटा आपके फरवरी में आने वाला है अभी 2026 के अंदर, वो डेटा, और लास्ट ईयर का जो 2024 और 25 का डेटा है वो 2023-24 की तुलना में अधिक था। तो इन 2023-24 में लगभग 1807 पर्यटक रहे हैं, 1807 लाख। जबकि अभी लास्ट ईयर 2024-25 का जो डेटा रहा आपका वो रहा है लगभग 2321 लाख। तो 2321 लाख में 2300 लाख के आसपास अपना स्वदेशी है, और लगभग 21 लाख के आसपास 2300 स्वदेशी डोमेस्टिक, और 21 लाख यानी 20.72, 20.72 लाख ये फॉरेन टूरिस्ट हैं। स्वदेशी पर्यटक जो है वो जनरली हमें गुजरात से अधिक मिलता है, और अधिक अपने सीकर, चित्तौड़, अजमेर में अधिक आता है। विदेशी पर्यटक जहाँ एयर सर्विस है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयपुर, उसके बाद में झीलों की नगरी उदयपुर, उसके बाद में अपना ब्लू सिटी यानी नीला शहर जोधपुर। तो इन सिटी के अंदर मुख्यतः फॉरेन टूरिस्ट अधिक होता है, जयपुर, उदयपुर, झीलों की नगरी और जोधपुर ब्लू सिटी के अंदर। उसके बाद में अगर हम फॉरेनर्स की बात करें कि फॉरेनर हमें सबसे ज्यादा कहाँ से मिलते हैं, तो कोरोना टाइम पीरियड से पहले के जो डेटा है वो ज्यादातर आपके यूरोप के, फ्रांस कंट्री के हुआ करते हैं। लेकिन कोरोना के बाद के टाइम पीरियड से हमें यूएसए से टूरिज्म अधिक मिलता है। देन उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद में अपने फ्रांस और इटली वाला पार्ट। तो वैसे टोटल देखा जाए तो जो स्टार्टिंग के टॉप 4-5 कंट्री हैं उनमें अपने ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो हमें सर्वाधिक जो टूरिज्म है वो यूरोपियन कंट्री से मिलता है, यूरोपीय देशों से। लेकिन जो टॉप है वो अमेरिका है। कोरोना टाइम पीरियड के बाद में अमेरिका से टूरिज्म बढ़ा है, तो उसका एक बड़ा रीजन है मेडिकल टूरिज्म का आना। तो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था अपना टूरिज्म डेटा ये कंप्लीट हो गया। आंकड़े वाला, सर्वाधिक किस जगह आते हैं, किस समय अधिक आते हैं, किस समय कम आते हैं। तो कम वाला तो लगभग आपको ध्यान है, जिस समय राजस्थान की सड़कें भी आपको सूनी दिखाई देंगी मार्च से लेके, यानी मार्च के बाद से लेके अप्रैल, मई और जून, जिस समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर होते हैं। अपने यहाँ 40 से 45 डिग्री के बीच में जनरली टेम्परेचर होते हैं गर्मियों के अंदर। नेक्स्ट है इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, टूरिज्म सर्किट। उसके बाद में टूरिज्म साइट, और जो टूरिज्म पॉलिसीज, और उसके टूरिज्म पॉलिसीज के बाद में उसके जो प्रमुख योजनाएं हैं टूरिज्म की, उन योजनाओं का पार्ट जो सबसे लास्ट में लेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना सी पॉइंट, टूरिज्म सर्किट। पर्यटन सर्किट, टोटल टूरिज्म सर्किट राजस्थान में, कुल पर्यटन परिपथ राजस्थान में कितने हैं, तो ये हैं टोटल 10। इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तब आंसर ये रहेगा कि राजस्थान में पर्यटन सर्किट या कुल पर्यटन सर्किट कितने हैं। तो अपने सामान्य सर्किट हैं, ये जनरली एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं, अपनी बुक्स में ज्यादातर ये मेंशन होते हैं। फिर कुछ टूरिज्म साइट पे मेंशन है, जैसे पुरातात्विक सर्किट,
पुरातात्विक सर्किट, आर्कियोलॉजिकल सर्किट, तो आर्कियोलॉजिकल सर्किट है, इनकी संख्या राजस्थान में कितनी है? 7। इसके अलावा इको एडवेंचर सर्किट, इको एडवेंचर सर्किट जो राजस्थान में कितने हैं? इको एडवेंचर सर्किट हैं 10। इसके बाद में राजस्थान में जो वाइल्ड लाइफ सर्किट है, ये सर्किट है 7। ये नाम से वैसे लगभग आपको आइडिया लग जाएगा कि इको टूरिज्म, तो इको टूरिज्म में हमने राजस्थान के तीनों जो प्रमुख साइट, जैसे हमारे राजस्थान में देखें तो एक तो राजस्थान के पश्चिम का जो इको टूरिज्म है वो अलग तरीके का है। वहाँ वो टूरिस्ट अधिक जाते हैं राजस्थान के पश्चिम की तरफ जो डेजर्ट को देखना चाहते हैं, जिसमें दो प्रमुख साइट है अपने जोधपुर जैसलमेर। फिर अरावली, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र में जो टूरिज्म रहना चाहते हैं वो अरावली वाले जोन में, जिसमें जयपुर अलवर और सदर्न अरावली की तरफ कुछ जिले हैं, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। तो उसके आसपास की जो साइट है उनको लिया गया है जो अरावली के अंदर है। कुछ हैं जो अरावली के ईस्ट के अंदर है, जो मुख्यतः पानी वाले एरिया, चंबल वाले, जहाँ चंबल एंट्री करती है चित्तौड़, फिर कोटा, और जहां से चंबल एग्जिट होती है बाहर जाती है धौलपुर। तो चंबल का एंट्री डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़, एग्जिट डिस्ट्रिक्ट जो धौलपुर है, और बीच में कोटा जो उसका एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से राजस्थान में जो इको एडवेंचर है तो उसमें अलग अलग इकोलॉजी को कवर किया गया है। डेजर्ट से 2 जिले हैं, अरावली से 5 जिले हैं, पूर्वी राजस्थान से 3 जिले हैं। तो ऐसे करके इको टूरिज्म के अंदर आपके टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें जो सर्किट में अलग से सर्किट नहीं बोल के उसमें डिस्ट्रिक्ट ही बोले जाते हैं कि इको एडवेंचर सर्किट में कितने जिले हैं, तो आंसर रहेगा 10 डिस्ट्रिक्ट। वाइल्ड लाइफ सर्किट, तो वाइल्ड लाइफ के अंदर कितने हैं? 7। तो ये आपके काउंटिंग सामान्य सर्किट या राजस्थान में टूरिज्म सर्किट 10 हैं, पुरातात्विक सर्किट 7। जो राजस्थान के 7 संभाग हैं वही हैं: बीकानेर पुरातात्विक सर्किट, जयपुर पुरातात्विक सर्किट, भरतपुर पुरातात्विक सर्किट, जोधपुर पुरातात्विक। इसका मीनिंग उनके आगे सिर्फ संभागों के नाम के आगे आपको आर्कियोलॉजिकल सर्किट ऐड करना है। तो राजस्थान में सर्किट, पुरातात्विक सर्किट, तो जितने डिवीजन है उतने ही हैं, जितने संभाग हैं, ज्योग्राफिकल डिवीजन है, उतने अपने आर्कियोलॉजिकल सर्किट है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्किट अपने 7 हैं, इको एडवेंचर सर्किट में कितने जिले हैं? 10, और वाइल्ड लाइफ में लिए गए हैं 7। उसके बाद में राजस्थान के अंदर कुछ टूरिज्म थीम और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक आता है अपने आदिवासी सर्किट, ट्राइबल सर्किट। ट्राइबल सर्किट या आदिवासी सर्किट, जिसके अंदर टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 3 वागड़ हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और एक उदयपुर है। ट्राइबल सर्किट के बाद में आदिवासी सर्किट के बाद में उसके बाद में आता है नेक्स्ट
ट्राइबल सर्किट 4, उसके बाद में आता है अपने तीर्थ सर्किट। या तीर्थ सर्किट वैसे आध्यात्मिक सर्किट का ही एक पार्ट है। तो इसके अंदर अध्यात्म से जुड़े हुए जो अपने स्पिरिचुअल सर्किट है उसमें 4 थीम है। तो इसमें सर्किट नहीं बोलना, आध्यात्मिक सर्किट। आध्यात्मिक सर्किट में 4 थीम है, जिसमें एक बुद्धा सर्किट जो भगवान बुद्ध से संबंधित या उनकी शिक्षाओं से संबंधित जो साइट हैं उनको लिया गया है। जैसे एक बैराट जयपुर को, हालांकि बैराट वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है, लेकिन इसमें जयपुरी लिखा जाता है, तो अभी तक हम बैराठ में तो वैसे कोटपुतली बहरोड आता है, लेकिन बुद्धा सर्किट में अभी जयपुरी लिखा जाता है। हालांकि वो चेंज होना चाहिए, बैराठ के कारण कोटपुतली बहरोड होना चाहिए। फिर बुद्धा सर्किट में दूसरा इंपोर्टेंट झालावाड़। तो बुद्धा सर्किट में कितने साइट हैं? 2। फिर बालाजी के राशन में प्रमुख 4 मंदिरों को काउंट किया गया है, जिसको बोला गया है बालाजी सर्किट। तो बालाजी सर्किट के कितने पार्ट हैं? 4। यानी उसमें 4 टेम्पल को लिया गया है, वो बालाजी सर्किट। फिर लॉर्ड कृष्णा सर्किट, भगवान कृष्ण से संबंधित जो स्थान है उसमें मुख्यतः 3 स्थान और 5 टेम्पल। तो उसमें जो 3 साइट है वो लॉर्ड कृष्णा सर्किट का पार्ट है। उसके बाद में जो तीर्थ या पिलग्रिमेज सर्किट, तो पिलग्रिमेज सर्किट है, उसके अंदर तीर्थ स्थानों को काउंट किया गया है, जिसमें 2 हिंदू कम्युनिटी की साइट है, पुष्कर और नाथद्वारा। एक मुस्लिम कम्युनिटी की अजमेर ख्वाजा साहब दरगाह, और एक बाद में जैन कम्युनिटी से रिलेवेंट महावीर जी करौली। तो इसका मीनिंग है इसमें तीर्थ सर्किट में भी 4 यूनिट है। तो इसमें आध्यात्मिक सर्किट में अपने अलग अलग थीम है, बुद्धा सर्किट, बालाजी सर्किट, कृष्णा सर्किट, और लास्ट में तीर्थ या पिलग्रिमेज सर्किट। तो ये लास्ट वाला आध्यात्मिक सर्किट है, उसमें अपन कितने थीम को कवर करेंगे? 4 थीम को। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट काफी बड़ा रहने वाला है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका टूरिज्म सर्किट। यानी राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हैं? तो पर्यटन सर्किट राजस्थान में 10 हैं। अब इन 10 सर्किट में कौन कौन सी साइट शामिल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने एक शब्द कहा शेखावाटी सर्किट, तो शेखावाटी में 3 साइट है आपके, चूरू, सीकर, झुंझुनू। जैसे हाड़ौती सर्किट, तो हाड़ौती में बूंदी, कोटा और झालावाड़। हाड़ौती सर्किट में 12 को काउंट नहीं किया गया। इसका मीनिंग 12 वैसे हाड़ौती का पार्ट तो है, लेकिन टूरिज्म टॉपिक के अंदर टूरिज्म सर्किट में उसको शामिल नहीं किया हुआ। तो इसका मीनिंग 12 हाड़ौती का पार्ट है, लेकिन हाड़ौती टूरिज्म सर्किट के पार्ट में उसको शामिल नहीं किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे नाम है, जरूरी नहीं उसमें सारे के सारे जिले शामिल हो। जैसे शेखावाटी में शेखावाटी के तीनों जिले शामिल है, लेकिन हाड़ौती में हाड़ौती के चारों जिले शामिल नहीं है। उसमें 12 को बाहर करेंगे अपन। बाकी बूंदी, कोटा और झालावाड़ यह हाड़ौती सर्किट का पार्ट। किस सर्किट का पार्ट है? हाड़ौती सर्किट का पार्ट। तो टोटल टूरिज्म सर्किट, ये जो जनरल वाला है वो है टोटल टूरिज्म सर्किट। ये राजस्थान में 10 हैं, तो पहले 10 की काउंटिंग करते हैं अपन। तो एक तो इसमें ये पार्ट आता है शेखावाटी। चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो ये वाले जो पॉइंट है इसके अंदर ये ध्यान रखिए, शेखावाटी सर्किट में तीनों काउंट होते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू शेखावाटी सर्किट का पार्ट। शेखावाटी सर्किट के बाद में ये वाली जो साइट है इसमें अलवर,
तो अलवर में शामिल जो पार्ट है वो अलवर सर्किट का हिस्सा है, और अलवर सर्किट में दो प्रमुख साइट है। अलवर सर्किट है, उसमें दो प्रमुख साइट हैं, जिसमें दोनों ज्योग्राफिकल साइट भी हैं, जिसमें एक है सरिस्का और दूसरा सरिस्का के निकट सिलीसेट। जिसमें एक सरिस्का साइट है और एक सिलीसेट साइट। तो जो अलवर सर्किट है उसके कितने पार्ट हैं? उसके दो पार्ट हैं, एक सरिस्का और दूसरा है सिलीसेट। उसके बाद में नेक्स्ट भरतपुर। तो भरतपुर के अंदर एक तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खुद शामिल है, एक इसका अलग हुआ जिला शामिल है डीग, क्योंकि डीग का इंपोर्टेंस है अपने जल महलों को लेकर। यानी यहाँ जो जहाँ पानी भरा हुआ है उन पानी के बीच में पैलेस या महल बने हुए हैं, जिसको हम कहते हैं जल महलों की नगरी। तो राजस्थान में जल महलों की नगरी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? डीग, जो वर्तमान में एक जिला भी है भरतपुर से अलग हुआ। तो इसमें जो डीग वाला पार्ट तो भरतपुर है, और दूसरा कौन सा है? डीग। इसके बाद में इसी में शामिल किया गया राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, धौलपुर नाम से कोई अलग से सर्किट नहीं है, धौलपुर है वो किस सर्किट का पार्ट है? भरतपुर। तो सर्किट भरतपुर डीग और एक धौलपुर जिले को भी लिया गया है। तो इसका मीनिंग राजस्थान के इस नॉर्थ और ईस्ट वाली भुजा के ऊपर कितने सर्किट हैं? तीन। एक शेखावाटी, बाकी दो ए सर्किट और बी सर्किट। ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर। तो ए अलवर वाले में दो एस से हैं या दो से हैं, सरिस्का और सिलीसेड। भरतपुर वाले में भरतपुर, उससे अलग हुआ जिला डीग और उनके निकट जिला धौलपुर। तो भरतपुर, डीग, धौलपुर, ये इसमें काउंट है। इसके बाद में राजस्थान के सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के निकट डिस्ट्रिक्ट होता है ईस्ट में टोंक। तो सवाई माधोपुर के निकट क्या प्रसिद्ध है? रणथंभौर। रणथंभौर सर्किट का जो पार्ट है उसमें एक तो सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर के निकट जो प्रमुख साइट है यहाँ पे रणथंभौर खुद एक इंपॉर्टेंट साइट है, जो रणथंभौर नेशनल पार्क भी है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया भी है, रणथंभौर गणेश मंदिर भी है, और इसी के निकट अपने सवाई माधोपुर में चौथ माता टेम्पल भी आता है। और फिर वहां से हम टोंक की तरफ जाते हैं तो बिसलपुर इसमें काउंट होता है। तो इसका मीनिंग टोंक वाला एरिया, बिसलपुर वाला वो एरिया भी काउंट। तो रणथंभौर सर्किट में एक सवाई माधोपुर और एक इसके साथ कवर किया जाएगा टोंक को। तो इसमें शेखावाटी सर्किट के तीनों जिले शामिल हैं, झुंझुनू, जयपुर और सीकर। अलवर वाले में सरिस्का, सिलीसेड। बी फॉर भरतपुर वाले में भरतपुर, डीग एंड धौलपुर। रणथंभौर वाले में सवाई माधोपुर एंड टोंक। सवाई माधोपुर एंड टोंक। फिर उसके जस्ट नीचे जो सर्किट है वह है कोटा संभाग वाला हाड़ौती सर्किट, यानी हाड़ौती टाइटल से, हाड़ौती नाम से है वो। तो हाड़ौती सर्किट में जिस नाम को बाहर करना है उस नाम का जो उसका नाम है बारा, जिसको बाहर करना है वो बारा। तो इसमें कोटा, बूंदी एंड झालावाड़। तो हाड़ौती के ईस्ट वाला जो एक प्रमुख जिला आता है कोटा से अलग हुआ बारा, ये इसमें काउंट नहीं होगा। तो एक तो डिवीजन हेडक्वार्टर काउंट रहेगा कोटा, कोटा के नॉर्थ में जो जिला है बूंदी, और एक कोटा के साउथ की तरफ है झालावाड़।
तो इसमें कोटा, बूंदी एंड झालावाड़, ये 3 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें ये वाले जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले 3, जिसमें शेखावाटी, अलवर, भरतपुर, उसके बाद में रणथंभौर सर्किट जिसमें सवाई माधोपुर, टोंक, देन उसके बाद में हाड़ौती। तो ये टोटल हो गए अपने 5 सर्किट। इसके बाद आगे वाले जो सर्किट है वो थोड़े इजी हैं। जैसे एक तो इन्हीं सर्किट के बीच में इस साइड में, ईस्ट वाली साइड में ढूंढाड़ सर्किट आता है। तो ये लगभग आपको ध्यान है कि ढूंढाड़ हम मुख्यतः किस क्षेत्र को कहते हैं? तो राजस्थान में जहां कछवाहा वंश का शासन, या जयपुर के निकट जहां से एक नदी बहती है ढूंढ रिवर, तो ढूंढ नदी के जो किनारे है उसको हम कहते हैं ढूंढाड़। जो ढूंढ रिवर के निकट है वो ढूंढाड़ है। और उसमें प्रमुख जिला जयपुर, इस सर्किट का मुख्य जिला जयपुर, और जयपुर के ईस्ट में एक जिला आता है दौसा। ये 2 प्रमुख जिले और इनके कुछ इंपोर्टेंट साइट। ढूंढाड़ वाले में है जयपुर में आमेर, रामगढ़, और आमेर रामगढ़ के अलावा जयपुर वाले में सामोद वीर हनुमान जी, ये एक रिलीजियस साइट, ये भी शामिल है सामोद। तो रामगढ़ जमुआ रामगढ़ के कारण, रामगढ़ डैम के कारण, सामोद वीर हनुमान जी के कारण, और आमेर आमेर अपने फोर्ट के कारण। दौसा, तो दौसा में शामिल है आभानेरी, दौसा आभानेरी, जहां की प्रसिद्ध है चांद बावड़ी। तो ये चांद बावड़ी के कारण इसको शामिल किया गया है। बावड़ी वैसे आपको ध्यान है कि ये गहरे कुएं होते हैं जिसमें सीढ़ियां बनी हुई होती हैं। तो ये वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक है, जल संरक्षण की तकनीक के रूप में चांद बावड़ी, जो दौसा के आभानेरी क्षेत्र में स्थित है। तो दौसा की आभानेरी या चांद बावड़ी, दौसा की आभानेरी या चांद बावड़ी, और बाकी जयपुर, आमेर, रामगढ़ और सामोद। तो ये प्रमुख जो हैं आपके मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और एक राजस्थान का ईस्ट वाली साइड में ढूंढाड़। तो ये टोटल आपके 6 सर्किट हैं। अब इन 6 सर्किट के बाद में जो 4 सर्किट आपके बचे हुए हैं वो सब एम टाइटल से हैं। एम टाइटल, या हिंदी में बोले तो मैं टाइटल से। हर इंडियन ज्योग्राफी का देखो हम जल्दी अनाउंसमेंट कर देंगे, फेब तक आपके कंप्लीट आ जाएगी इंडियन ज्योग्राफी, फरवरी माह के अंदर। लेकिन जब तक देखो उसका काम कंप्लीट नहीं होता, प्रिंटिंग प्रेस पे नहीं जाती, तो फिक्स डेट नहीं बता सकता तब तक, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट की क्वेरी रहती है इंडियन ज्योग्राफी को लेकर। तो वो बुक जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन फरवरी के अंदर, यानी फरवरी क्रॉस नहीं होगी। अब राजस्थान के मुख्यतः मध्य से लेकर पश्चिम की तरफ मैं वाले सर्किट कौन से हैं? एक तो मेरवाड़ा सर्किट, एक पश्चिमी राजस्थान में मरु त्रिकोण सर्किट, फिर राजस्थान के सदन में देखें तो मेवाड़ सर्किट, फिर एक माउंट आबू सर्किट। ये सारे सर्किट अगर आप देखेंगे तो हिंदी में मैं और इंग्लिश में एम टाइटल से हैं। जैसे मरु ट्राइंगल, मरु त्रिकोण, मेरवाड़ा सर्किट, मेवाड़ सर्किट,
और इधर माउंट आबू सर्किट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर और नागौर जिले को शामिल किया गया और इनकी एक एक साइट को शामिल किया गया। अजमेर से पुष्कर को और नागौर से मीरा का मेड़ता, यानी मीरा की साइड से थी मेड़ता से, तो यहाँ अजमेर नागौर यानी कुबड़ पट्टी का एरिया और उसके एक एक साइट को, अजमेर के पुष्कर को, नागौर के मेड़ता को। तो इसका मीनिंग मेरवाड़ा जो सर्किट है उसमें मुख्य अजमेर नागौर और उनके एक एक जिले भी शामिल हैं। अजमेर से आपके मुख्यतः पुष्कर को और नागौर से लिया गया मीरा वाले मेड़ता को। फिर जो आपके मेवाड़ साइट है, तो मेवाड़ साइट में आपको ध्यान है जिले आपके उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद इनके आसपास की साइट होंगी। तो इसमें दो तो मुख्य जिले उदयपुर, चित्तौड़ और फिर राजसमंद की कुछ इंपोर्टेंट साइट, फिर राजसमंद की कुछ इंपोर्टेंट साइट हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, फिर राजसमंद की कुछ प्रमुख साइट हैं जिसमें कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के अलावा नाथद्वारा। तो इसमें प्रॉपर राजसमंद नहीं लिख के मुख्यतः राजसमंद की इन दो साइट का नाम ही लिखा जाता है। तो इसका मीनिंग इसमें इंपोर्टेंट है उदयपुर, चित्तौड़ और बाकी राजसमंद की ओर से दो साइट हैं कुंभलगढ़ और नाथद्वारा, जिसमें एक हिस्टोरिकल साइट है आपकी और एक कल्चर, जो कल्चरल साइट या रिलीजियस साइट। तो एक सांस्कृतिक या धार्मिक साइट है नाथद्वारा और एक ऐतिहासिक स्थान है कुंभलगढ़। यानी एक का ऐतिहासिक महत्व है, बाकी एक का धार्मिक महत्व है या सांस्कृतिक महत्व है। फिर माउंट आबू, तो माउंट आबू सर्किट में एक तो सिरोही माउंट आबू शामिल है, खुद माउंट आबू सिरोही शामिल। इसके अलावा इसके निकटतम जालोर इसमें शामिल है सुंदा माता के कारण, और पाली का रणकपुर जैन मंदिर इसमें शामिल है। पाली, रणकपुर ये इसमें शामिल है। तो माउंट आबू सर्किट में सिरोही, जालोर और रणकपुर तीनों मुख्यतः देखा जाए तो वैसे धार्मिक साइट भी हैं, लेकिन माउंट आबू हिल स्टेशन भी है। तो माउंट आबू हिल स्टेशन के ऊपर जो मंदिर है, जो दत्तात्रेय, दत्तात्रेय यानी जो अपने हिंदू धर्म के कहा जाता है सरस्वती के कर्ता धर्ता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सरस्वती के जनक, महेश इसके पालन, और ब्रह्मा विष्णु, विष्णु इसके पालन करता है और महेश इसके संहारक के रूप में, यानी सरस्वती के हर्ता जिनको कहा जाता है, यानी जो हरण करते हैं, जो जीवन या यह लीला को या सरस्वती को समाप्त यानी उस चक्कर को चलाए रखने का जो काम है। तो उसमें इन तीन का प्रमुख योगदान है जिसको कहा जाता है दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय टेम्पल है गुरु शिखर के ऊपर। जो ये शब्द अपन यूज कर रहे हैं दत्तात्रेय, दत्तात्रेय। तो उसमें एक तो सिरोही रिलीजियस साइट भी है, धार्मिक स्थान भी है, और ज्योग्राफिकल साइट भी है, जालोर सुंदा माता टेम्पल, रणकपुर के जैन मंदिर। फिर मरु त्रिकोण के अंदर शामिल किया गया बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। इन तीनों साइट को मिला के क्या बोला गया है, इसको बोला गया मरु त्रिकोण। तो मरु त्रिकोण में राजस्थान के 4 बड़े जिलों में से 3 शामिल हैं, जो अपन बोलते हैं JBBJ। उसमें बाड़मेर को शामिल नहीं किया गया। तो एक नया सर्किट गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंसमेंट है, जिसमें बीच में पाली संभाग बना था, तो उसमें पाली और पाली के साथ जो ग्रेनाइट जोन है, ग्रेनाइट जोन यानी जालोर, सिरोही, बाड़मेर, पाली को भी शामिल करना है, उसको नाम दिया जाता है गोडवाड़ सर्किट। तो हमने लूनी बेसिन को गोडवाड़ बोला था, तो राजस्थान में गोडवाड़ सर्किट प्रस्तावित है। तो राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट ट्राइंगल है, मरु त्रिकोण है, उसमें केवल 3 जिले। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मरु त्रिकोण डेजर्ट ट्राइंगल का पार्ट कौन कौन से हैं,
तो राजस्थान के 4 बड़े जिलों में से 3 उसका पार्ट है। तो 4 बड़े JBBJ वाले, तो उसमें एक बाड़मेर को हटाना है। बाकी उसमें बीकानेर है, जैसलमेर है और जोधपुर। जैसलमेर, उसका डिवीजन हेडक्वार्टर जोधपुर और नॉर्थ में बीकानेर। तो ये मरु त्रिकोण का हिस्सा है। तो ये लास्ट में आपके, मैं हिंदी में मैं या इंग्लिश में एम टाइटल से आपके 4 थे। तो इस तरीके से अपने जो सामान्य सर्किट है उनको इस तरीके से याद रखना। शेखावाटी सर्किट, अलवर में दोनों एस से है, सरिस्का सिलीसेट। फिर भरतपुर के अंदर भरतपुर, डीग, धौलपुर शामिल है। फिर रणथंभौर के अंदर सवाई माधोपुर, टोंक, हाड़ौती में कोटा, 12 शामिल नहीं करना इसमें, कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर एक ढूंढाड़ सर्किट, ढूंढाड़, जयपुर, दौसा शामिल है। जयपुर की कुछ इंपॉर्टेंट साइट इसमें हमने लिए हैं ढूंढाड़ में, जैसे जयपुर सिटी से आमेर, पास में रामगढ़ और एक सामोद। दौसा से लिया है आभानेरी, जो चांद बावड़ी का पॉइंट है। फिर राजस्थान के पश्चिम में हम बात करें मरु त्रिकोण, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। फिर है मेरवाड़ा सर्किट, अजमेर, नागौर, जिसमें अजमेर, पुष्कर, नागौर, मेड़ता भी शामिल है। माउंट आबू सर्किट, सिरोही, जालोर, पाली। फिर बाद में मेवाड़ सर्किट, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, ये 2 साइट डिब्रूगढ़ और हरिद्वार। तो इसमें सर्किट के नाम के साथ उनकी साइट या स्थान कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है। और इसमें एग्जाम में ज्यादातर आपके मरु त्रिकोण पूछा जाता है, मरु ट्रायंगल या मरु त्रिकोण। ये RS 2021 में भी आया, पहले भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो राजस्थान के जो 4 बड़े जिले होते हैं JBBJ, उसमें एक J को निकालना है, सॉरी एक B को निकालना है, बाड़मेर को। तो J उसमें जैसलमेर, जोधपुर, और एक B रहेगा बीकानेर। तो अपने राजस्थान में एक तो प्रस्तावित सर्किट है, जिसका नाम है गोडवाड़ सर्किट। तो गोडवाड़ के अंदर एक तो अपना जो बीच में नया डिवीजन बना था संभाग पाली, सॉरी, फिर पाली के टच वाले कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं अपने, जैसे कि जालोर, देन उसके बाद में सिरोही और बाड़मेर। तो पाली के साथ हमने उस एरिया को टारगेट किया जो अपने आप में ग्रेनाइट जोन है अपना राजस्थान में, जहां से ग्रेनाइट अधिक निकलता है। तो ये वाला अपना गोडवाड़ सर्किट, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के गोडवाड़ सर्किट में कौन से जिले शामिल होंगे, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें प्रस्तावित वाले में पाली और पाली के साथ ये डिस्ट्रिक्ट है। फिर एक आता है अपना स्वर्णिम त्रिकोण, हालांकि वो सर्किट कंप्लीट राजस्थान में नहीं है, उसमें कुछ साइट है जो अदर स्टेट की है, जिसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं हम। इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिज्म जिस साइट पे होता है, स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल वाली साइट है, उसमें एक जयपुर है, बाहर से दिल्ली है, और यूपी से यानी अदर स्टेट से आगरा है। तो इन तीनों टूरिज्म साइट को मिला के कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। जैसे कि इसकी बात अपनी पहले भी हुई थी जब बीच में हमने सिलीसेड को कवर किया, क्योंकि जैसे हम जयपुर से दिल्ली की ओर जाते हैं तो बीच में अपनी एक लेक आती है सिलीसेड, बीच में सरिस्का भी आता है। तो अलवर उसके इंपोर्टेंट साइट, वो भी इसका पार्ट है। जैसे जयपुर से आगरा की ओर जाते हैं तो बीच में आता है भरतपुर, तो भरतपुर में जैसे केवला देव है, अजान डैम है, तो वो भी सर्किट का पार्ट है। लेकिन इसमें 3 जो पॉइंट है ट्राइंगल को बनाने के लिए, जो 3 पॉइंट चाहिए उसमें से एक पॉइंट हमारे पास है जयपुर, बाकी 2 पॉइंट राजस्थान के बाहर है। तो ये जयपुर, दिल्ली एंड आगरा, इन तीनों को मिला के बोला गया इसको गोल्डन ट्राइंगल। तो ये भारत में सर्वाधिक टूरिज्म, तो ये कंप्लीट राजस्थान के टूरिज्म सर्किट में शामिल नहीं होता,
इसका लास्ट में हम इसको अदर में कवर करते हैं। तो अदर में एक तो हमारा 11वां प्रस्तावित है, पर जो प्रपोजल है गोडवाड़ सर्किट, जो कि पाली और उसके टच वाला जो ग्रेनाइट जोन है वो शामिल है, यानी पाली के साथ जालोर, बाड़मेर और आगे जो सिरोही का पार्ट। और फिर एक जो स्वर्णिम त्रिकोण है, जो इंडिया के टूरिज्म सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो राजस्थान के टूरिज्म सर्किट में ओनली राजस्थान के जो टूरिज्म सर्किट है उसमें काउंट नहीं होता। तो राजस्थान में टूरिज्म सर्किट है सामान्य वाले, वो कितने हैं? वो अपने 10 सर्किट है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है पुरातात्विक सर्किट। तो पुरातात्विक सर्किट से हम स्टार्ट करेंगे कल। तो आज के इस सेशन को या क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।